मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मुस्कान के साथ कहा जब वो साधना की मुद्रा में बैठा था। वो अभी खेती शुरू करने ही वाला था कि उसके हाव भाव बदल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो स्पिरिट ईगल को उल्टी दिशा में उड़ते हुए देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि यह उड़ना कम और ऐसा लग रहा था मानो स्पिरिट ईगल अपने कदमों को उल्टी दिशा में वापस ले जा रहा हो और रॉयल सिटी की ओर उल्टी दिशा में जा रहा हो। ये शीघ्र ही शाही शहर में प्रवेश कर गया। उसने चारों ओर देखा, ये समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन न केवल आत्मा ईगल बल्कि उसने सड़कों पर मनुष्यों को भी देखा जो उल्टी दिशा में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ रिवाइंड में देख रहा हो और केवल वही हिल सकता हो। जुन, क्या तुम भी इसे देखती हो? उसने जुन से इस पर उसकी राय जानने के लिए पूछा, लेकिन जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। स्पिरिट ईगल रॉयल पैलेस के सामने उतरा। क्या बकवास है, मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसने चिल्लाते हुए कहा जब उसे एहसास हुआ कि वह बिना इच्छा के स्पिरिट ईगल के नीचे चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर अपने आप चल रहे थे। वह अपने कदमों को पीछे खींच रहा था। आत्मा ईगल दूर चला गया। उसने अपने आप को उसी स्थान पर खड़ा पाया जहां वह फेंकते समय खड़ा था। उसका हाथ अपने आप हिलने लगा जब उसने देखा कि पुरानी जंग लगी तलवार हवा में उड़कर उसके हाथ में वापस आ रही है और उसी पथ पर वापस आ रही है जिस पर वो तलवार फेंकते समय गया था। जैसे ही तलवार उसके हाथ में वापस आए, उसने अंततः अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उन्होंने ये भी देखा कि लोगों ने उल्टी दिशा में चलना बंद कर दिया था। वे अब सामान्य रूप से चल रहे थे। शुन, तुम फिर कहाँ गायब हो गए? दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन शुन ने अब तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था। अल्पविराम, मैं कहाँ गायब हो जाऊंगी? मैं यही हूँ। अचानक तुम्हें क्या हो गया? जुन ने दक्ष से पूछा। मेरे साथ जो हुआ उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि तुमने दुनिया को उलझते हुए नहीं देखा और नहीं उन सभी अजीब चीजों को देखा जो घटित हुई। दक्ष ने जुन से पूछा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि यह तलवार सचमुच शापित है और तुम सचमुच भ्रम देख रहे हो। जुन ने असमंजस में पूछा। रुको, तुमने सच में इसे नहीं देखा? मैंने तलवार फेंक दी और स्पिरिट ईगल पर चढ़ गया। मैं शहर से बाहर निकल चुका था जब सब कुछ उल्टा होने लगा और स्पिरिट ईगल यहाँ वापस आ गया। तलवार मेरे हाथ में वापस आ गई। मुझे मत बताना कि तुमने इसमें से कुछ भी नहीं देखा। दक्ष ने नाराज स्वर में कहा। अब तुम निश्चित रूप से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुमने इसे न देखा हो। मैंने वास्तव में यह नहीं देखा। तलवार प्राप्त करने के बाद तुम महल से बाहर निकले ही थे कि इस तरह की बातें करने लगे। जून ने दक्ष से कहा। रुको, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ? मैं रॉयल सिटी छोड़कर वापस नहीं आया। नहीं, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। यह कोई भ्रम नहीं था, यह निश्चित रूप से वास्तविक था। अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उस समय में वापस आ गया हूँ जब मैंने तलवार फेंकी नहीं थी? जंग लगी तलवार को देखते हुए दक्ष ने बुदबुदाया। समय को पीछे ले जाना, वास्तव में पीछे की ओर जाना, यह ऐसा लगता है जैसे समय की असली तलवार कुछ कर सकती है। क्या ये जंग लगी तलवार वास्तव में समय की असली तलवार हो सकती है? उसने सोचा। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो यह मामला हो सकता है। या तो यह है या कोई ऐसा व्यक्ति जो समय के नियम को जानता है यहाँ है और वह तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि ऐसा होने की संभावना और भी कम है। ये समय की असली तलवार हो सकती है। भूले हुए लड़के के समय में वापस आने की कहानी। और अब ये, मुझे पूरा यकीन है कि यह जंग लगी तलवार वास्तव में समय की तलवार है। जुन ने दक्ष को उत्तर दिया क्योंकि वह दक्ष के सामने आए और समय की तलवार को और भी ध्यान से देखने लगी। हालांकि यह निश्चित रूप से उस हिस्से की तरह नहीं दिखती है, लेकिन दिखावट धोखा दे सकती है। समय की तलवार,
दक्ष ने काली जंग लगी तलवार को देखते हुए कहा। उसने कुछ बुदबुदाया जैसे वह अपने आप से बात कर रहा हो। फिर उसने आह्वान बांसुरी निकाली और एक बार फिर आत्मा चील को बुलाया। स्पिरिट ईगल दक्ष के सामने उतरा। वो स्पिरिट ईगल पर चढ़ गया और रॉयल सिटी छोड़ दिया। हालांकि वो बहुत दूर नहीं गया, वो सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था। तभी उसने स्पिरिट ईगल को तालाब के सामने उतार दिया। चलो देखते हैं कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। स्पिरिट ईगल से उतरते हुए दक्ष ने बड़बड़ाया। तालाब के सामने खड़े होकर वो हाथ में समय की तलवार लेकर तलवार की मुद्रा में आ गया। संत तलवार के 7 रूप, 7वां रूप, शाश्वत मृत्यु, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उसने अपनी क्यूई को जंग लगी काली तलवार के अंदर डाला और उसे घुमाया। क्या बकवास है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक सामान्य बेकार तलवार की कलाकृति भी इस मार्शल कौशल के साथ क्यूई को रिलीज करने में सक्षम होनी चाहिए, भले ही यह हमले को और अधिक शक्तिशाली न बनाए। दूसरी ओर इस तलवार ने मेरी क्यूई को चूस लिया और कुछ भी रिलीज नहीं किया। क्या ये वास्तव में एक असली कलाकृति है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो एक शक्तिशाली हमले की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसकी तलवार के वार से हवा भी नहीं रोकी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बेकार था। उसने फिर कोशिश की। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसने पहली बार कुछ गलत न किया हो, लेकिन दूसरी बार भी नतीजा वही रहा। उसका हमला काम नहीं आया। इससे पहले कि वो हताश होकर तलवार फेंक देता, उसने 3 बार और प्रयास किया। गहरी सांस लेने और थोड़ा शांत होने के बाद उसने सरोद वापस लेने के लिए पीछे देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तलवार हमला कर सकती है या नहीं। जब तक वो समय की असली तलवार थी, तब तक उसे संभाल कर रखना एक खजाना था। उसने बिना पीछे देखे तलवार को पीछे फेंक दिया था, लेकिन अब जब वह तलवार ढूंढने के लिए पीछे देख रहा था, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो तलवार को अपने से लगभग 200 मीटर दूर देख सकता था। तलवार एक आकस्मिक झटके से इतनी दूर तक चली गई थी, लेकिन यह वह हिस्सा नहीं था जिसने उसे चौंकाया। उसे सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि उसके और तलवार के बीच में पेड़ थे, लेकिन वे पेड़ आधे में कटे हुए थे। मोटे और ऊंचे पेड़ आधे में कटे होने के कारण जमीन पर पड़े थे। ऐसा सिर्फ एक पेड़ के लिए नहीं था, बल्कि 20 से ज्यादा पेड़ों के लिए था, जो उस जगह के बीच में खड़े थे जहां वह खड़ा था और जहां उसकी तलवार पड़ी थी। तलवार ने जब लापरवाही से उसे फेंका तो वो 25 पेड़ों को आधा काट देने में कामयाब हो गई थी। इतना ही नहीं, वहां एक विशालकाय पत्थर भी था, उसे भी आधा काट दिया गया। आखिर यह क्या है? दक्ष ने अपने सामने ये दृश्य देखकर आश्चर्य से कहा। एक ईश्वरीय हथियार की ताकत, जुन ने धीरे से कहा। वो तलवार के पास गया और उसे फिर से उठाया। फिर वो दूसरे पेड़ के पास गया और उसे धीरे से घुमाया। पेड़ भी उसकी आंखों के सामने आधा कट गया था। इसके बाद वो उस पत्थर के पास गया जो पहले से ही आधा कटा हुआ था और उसके साथ कटा हुआ था। पत्थर एक बार फिर आसानी से कट गया। तलवार चीजों को ऐसे काट रही थी जैसे वे मक्खन हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार क्यूई का इस्तेमाल हमलों के लिए नहीं कर सकती, लेकिन ये भगवान ग्रेड हथियार के रूप में अपनी उपाधि प्राप्त करने के लिए क्रूर शक्ति का उपयोग करती है? दक्ष ने तलवार को देखते हुए बड़बड़ाया, लेकिन अब उसकी नजर अलग थी। वह इस जंग लगी तलवार को ऐसे देख रहा था जैसे यह एक वास्तविक खजाना हो जो अब उसके पास है। पेड़ों और पत्थरों को काटना आसान है, यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर की कलाकृतियां भी इसे काट सकती हैं। ये देखने के लिए कि यह वास्तव में विशेष है या नहीं, इसके साथ ज्वलंत बर्फ तलवार को काटने का प्रयास करें, जुन ने दक्ष से कहा। जून ने दक्ष को समय की तलवार की ताकत का परीक्षण करने के लिए ज्वलंत बर्फ की तलवार से टकराने का सुझाव दिया, लेकिन उसने दक्ष की केवल एक कृपालु नजर को ही आकर्षित किया। क्या तुम मूर्ख हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे धधकती बर्फ की तलवार नष्ट हो जाए। यह मेरे लिए एक खजाना है। मैं अपनी जिज्ञासा के लिए ऐसा जोखिम नहीं उठा रहा हूँ। जब मुझे मेरी प्राचीन अंगूठी वापस मिल जाएगी, तो मैं अपने अन्य खजानों के दुश्मनों के खिलाफ समय की तलवार का परीक्षण कर सकता हूँ। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जुन से कहा। जुन ने अपनी आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा।
उसे भी एहसास हुआ कि अगर दक्ष ने उसके सुझाव पर अमल किया तो वह फ्लेमिंग आइस स्वॉर्ड को पूरी तरह से खो सकता है। ये वास्तव में एक बर्बादी थी, लेकिन उसकी नजर में ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर आप इसका परीक्षण नहीं करना चाहते तो ठीक है, उसने आह भरते हुए कहा। जंग लगी तलवार को हाथ में लेकर दक्ष स्पिरिट ईगल के पास वापस चला गया और उड़ता रहा। उसके पास भारी तलवार रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक म्यान था और वो सिर्फ जलती हुई बर्फ की तलवार को थामने के लिए काफी था। इसलिए स्पिरिट ईगल पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर उड़ते हुए वो सिर्फ दूसरी तलवार ही अपने हाथ में रख सका। जब साधना का समय आया तो उन्होंने साधना शुरू करने से पहले समय की तलवार को अपनी गोद में रख लिया ताकि समय की तलवार नीचे न गिर जाए। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और दक्ष अपनी साधना जारी रखे हुए था। दूसरी ओर जून आत्मा चील के सामने बैठा हुआ था। वे दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी समय की तलवार में हुए मामूली परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। जंग लगी तलवार कुछ देर चमकी, फिर बंद हो गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो शायद उसे पता चल जाए कि समय की तलवार, जो पूरी तरह से जंग से ढकी हुई थी, पर अब जंग का एक धब्बा कम हो गया है। हालांकि पहली नजर में यह मुश्किल से ही नजर आता था। तारांकन 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 तारांकन। धीरे धीरे दिन बीतते गए। दक्ष हवा के रास्ते यात्रा कर रहा था, जबकि ज्यादातर सैनिक जमीन के रास्ते यात्रा कर रहे थे। हालांकि सभी एक ही गंतव्य की ओर जा रहे थे। व्यापारी संघ भी हथियार बदलने में व्यस्त था। हथियारों और कवच से भरी सैकड़ों गाड़ियां अक्ष साम्राज्य के उत्तर की ओर जा रही थीं। वे सभी अलग अलग और अलग अलग मार्गों से यात्रा कर रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, तब जाकर अधिकांश गार्ड उस शहर तक पहुंचने में कामयाब। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कामयाब हुए जो अक्ष साम्राज्य की उत्तरी सीमा के बाहरी इलाके में था। इस शहर को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इस शहर के लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें इस शहर में रहने का विचार पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई संसाधन या खेती योग्य जमीन नहीं थी। यहाँ खेती करना भी संभव नहीं था, जिससे नागरिकों को यहाँ से निकलकर बड़ी और बेहतर जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो इस शहर को सुनाई साम्राज्य की सेना की बैठक का स्थान बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि सुनाई साम्राज्य को पता था कि यह शहर बंजर है। दक्ष यहाँ पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति सेना के जनरल थे, जो दक्ष के 5 दिन बाद यहाँ पहुंचे। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दक्ष पहले से ही इस शहर में रह रहा था। दक्ष के 5 दिन पहले आने की जानकारी उसे चौंका गई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार दक्ष ड्रैगन स्क्वाड का सदस्य था और उन लोगों के पास बहुत सारे संसाधन थे। उसने सारा श्रेय उन्हें दिया। जल्द ही सभी लोग तय समय से पहले ही शहर में पहुंच गए। एक भी व्यक्ति गायब नहीं था। हथियार और कवच अभी भी यहाँ नहीं है। क्या उनके साथ कुछ हुआ होगा? क्या हथियारों को कुछ हो गया होगा? उनके बिना हम कैसे लड़ेंगे? एक शाम दक्ष शहर से गुजर रहा था जब उसने सैनिकों में थोड़ी अशांति सुनी। चिंता मत करो, यह अपेक्षित है। व्यापारी गाड़ियों को आधिकारिक प्रवेश और निकास द्वार से गुजरना पड़ता है और विभिन्न राज्यों में उनकी जांच की जाती है। ये स्पष्ट है कि उन्हें अधिक समय लगेगा, दक्ष ने कहा। उनके शांत स्पष्टीकरण से गार्ड शांत हो गए। जल्द ही हथियार भी यहाँ आ गए। व्यापारी गाड़ियों ने हथियार दक्ष को सौंप दिए और अपने दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर लेने के बाद ही वहां से चले गए। तारांकन 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 तारांकन। दूर क्षितिज पर सूरज अभी उगना शुरू ही हुआ था। सैनिक पूरी तरह से कवच पहने और अपने हथियारों के साथ आर्मी जनरल और दक्ष के सामने खड़े थे। पूरे शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने कवच नहीं पहना हुआ था। उस व्यक्ति के हाथ में एक काली जंग लगी तलवार थी, जिसने सैनिकों की कुछ अजीब निगाहों को आकर्षित किया। उसने एक सुंदर लाल लबादा भी पहना हुआ था, जिसकी पीठ पर फीनिक्स का प्रतीक बना हुआ था। उसकी पीठ पर एक म्यान था, जिस पर ज्वलंत बर्फ की तलवार थी।
किसी को नहीं पता था कि जो व्यक्ति उनके सेनापति के साथ उन्हें कमांड करने जा रहा था, उसने अपने हाथ में जंग लगी काली तलवार क्यों पकड़ी हुई थी। लेकिन किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। कोई बात नहीं, उस व्यक्ति के पास वर्तमान में उनसे अधिक अधिकार था और वह ड्रैगन स्क्वाड का सदस्य भी था। उनमें से कोई भी यह जानने का हकदार नहीं था कि उसने जो किया वो क्यों किया। सुनाई साम्राज्य के बहादुर सैनिकों, इस शहर में लंबी यात्रा और कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार इस जगह को छोड़ने और महामहिम द्वारा हमें सौंपा गया कार्य पूरा करने का समय आ गया है। कोई भी हमारे रास्ते में खड़ा होने का हकदार नहीं है। कोई भी हमें बाधित करने का हकदार नहीं है। हम देश के सबसे मजबूत साम्राज्य के लोग हैं और यह साबित करने का समय है कि हम अक्ष के शाही शहर पर कब्जा करके और अपने राज्य के लिए एक मजबूत जीत के साथ इस युद्ध को समाप्त करें। दक्ष ने सख्त लहजे में घोषणा की जो सभी को सुनाई दे रही थी। आपका सेनापति आपको अक्ष साम्राज्य में ले जाएगा। आप शाही राजधानी की ओर बढ़ेंगे और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देंगे। वहां बहुत से रक्षक नहीं होने चाहिए जो आपके रास्ते में बाधा बन सके, क्योंकि हमारी सेना दक्षिणी सीमा पर उनका ध्यान आकर्षित कर रही है। अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम शाही महल पर कब्जा न कर लो। उसने योजना के बारे में बात करना जारी रखा। जहां तक मेरी बात है, मैं वही करूंगा जो ड्रैगन स्क्वाड सबसे अच्छा करता है, छाया से सहायता करना और शक्तिशाली दुश्मनों को मारना। हो सकता है कि आप मुझे न देख पाए, लेकिन मैं आपके पास रहूंगा और अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ आपका जनरल है। वैसे भी आप 2 घंटे में चले जाएंगे। जाने की तैयारी करो। दक्ष ने जनरल की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ने से पहले कहा। इसे यहीं से संभालो, बाकी मैं अपने तरीके से संभाल लूंगा, उसने जनरल से कहा और फिर वापस मुड़कर चला गया। पुरुषों, प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। हमारे सर्वोच्च साम्राज्य की जीत के लिए यह अंतिम लड़ाई है। हार कोई विकल्प नहीं है। सेना के जनरल ने सैनिकों को प्रेरित किया, जो इस बात से भ्रमित लग रहे थे कि दक्ष अपने कमरे में वापस क्यों चला गया। जल्द ही सेना ने छोटे शहर को छोड़ दिया और अक्ष साम्राज्य के शाही शहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। दक्ष अपने कमरे में आराम से बैठा था। उसका एक पैर दूसरे पर टिका हुआ था। मेरे आदमियों पर हमला करो। अक्ष साम्राज्य की सेनाओं को कुचल दो ताकि मैं बाद में तुम्हें कुचल सकूं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर पूरी सेना के चले जाने का इंतजार करने लगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सेना चली गई है, वो खड़ा हो गया। अपनी बाहें फैलाकर वो कमरे से बाहर निकला और खाली पड़े शहर की ओर देखने लगा। अपनी आत्मा को बुलाने वाली बांसुरी लेकर वो उसे बजाने लगा और आत्मा बाज के आने का इंतजार करने लगा। अपने तीखे पंख फड़फड़ाते हुए स्पिरिट ईगल उड़कर आया और दक्ष के सामने उतरा। जब स्पिरिट ईगल हवा में उड़ रहा था तो वो उस पर बैठ गया। मुझे स्नेक मोनार्क और सन डिस्ट्रॉइंग कोंडोर की याद आती है। स्पिरिट ईगल तेज है, लेकिन वो उनमें से किसी जितना तेज नहीं है। जून, जरा सोचो तो, मुझे एक बात बताओ, दक्ष ने अचानक कहा, जब उसे कुछ याद आया। क्या? दक्ष के पास आकर जून ने पूछा। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा, लेकिन समय के बारे में क्या? मैंने यहाँ कई महीने बिताए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वास्तविक दुनिया में भी उतना ही समय बीता है? और प्राचीन रिंग के अंदर कितना समय बीता है? जानवरों के क्षेत्र और नकली दुनिया के अंदर कितना समय बीता है? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा। समय, जून ने बड़बड़ाया। हाँ, समय। तीनों जगहों पर कितना समय बीत गया? मुझे मत बताना कि मैं सालों बाद जागूंगा, जैसा कि मैं पहली बार में जाग गया था। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। आह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद, जून ने कहा, लेकिन वह भी अनिश्चित दिख रही थी। तुम अनिश्चित क्यों दिख रही हो? हिम्मत मत करना कि तुम नहीं जानती। अगर यह पहली बार जैसा हुआ तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, दक्ष ने जून से कहा और उसे संदेह से देखा। मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं जानती, जून ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
दक्ष उसकी बातें सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और अपना माथा पीट लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गंभीरता से कहा कि उसे इतनी बुनियादी बात भी नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि मैं उसी समय जागूंगा जिस समय मैं यहाँ आया था। अधिक से अधिक यह उतना ही समय हो सकता है जितना मैंने यहाँ बिताया है। यदि यह उससे अधिक कुछ भी है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब मुझे परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा तो मैं रक्तरेखा मंदिर के अंदर कुछ चीजें तोड़ दूंगा। दक्ष ने जून की गहरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि ब्लड लाइन मंदिर को आपका संदेश मिल गया है। बाकी सब उसी पर छोड़ दो। जो कुछ भी होता है उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। जून ने जवाब दिया और वो दक्ष के पास बैठ गई। अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसने दक्ष से पूछा। आप जानना चाहते हैं कि कहाँ? हम अक्षा के शाही शहर जा रहे हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्यों? जून ने असमंजस में पूछा। आगे की सीट से शो देखना, बहुत मजा आएगा। बस आराम से बैठो और आनंद लो। यह अंतिम चरण है, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा, दक्ष ने जून के गाल थपथपाते हुए कहा। उसने सुनाई साम्राज्य की सेना को जमीन पर आगे बढ़ते देखा। वह उनसे आगे निकल गया और अगले शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। रॉयल सिटी और अक्ष साम्राज्य की उत्तरी सीमा के बीच केवल 2 शहर थे जिन्हें पार करके सुनाई की सेना को रॉयल सिटी तक पहुंचना था। दक्ष पहले शहर तक पहुंच गया जबकि सुनाई साम्राज्य की सेना अभी भी काफी दूरी पर थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पास अभी भी कौशल है। अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का समय आ गया है। दक्ष ने बुदबुदाते हुए अपने चेहरे को काले शैतान के मुखौटे से ढक लिया। उसने ड्रैगन स्क्वाड की पोशाक भी पहनी थी जो ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य के रूप में उसकी स्थिति को उजागर करती थी। अपना बायां हाथ अपनी पीठ की ओर बढ़ाते हुए उसने ज्वलंत बर्फ की तलवार निकाली। उसने अपने बाएं हाथ में ज्वलंत बर्फ की तलवार और दाहिने हाथ में काली जंग लगी तलवार पकड़ी हुई थी। क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? मुझे लगा था कि तुम्हें वध करने में मजा नहीं आता, जून ने दक्ष से पूछा। किसने कहा तुमसे कि मुझे इसमें मजा नहीं आता? ये बहुत आरामदायक हो सकता है। यह मेरे दिमाग को उन चीजों से दूर रखता है जिनके बारे में मैं अक्सर बहुत ज्यादा सोचता रहता हूँ। दूसरी ओर यह अनावश्यक हत्या नहीं है, यह जरूरी है। मुझे इस ट्रायल को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना है ताकि मैं जल्दी से जल्दी वापस जा सकूं। अगर मुझे कुछ लोगों को मारना है तो क्या इस समय ये वाकई मायने रखता है? जब सेना यहाँ पहुँचेगी तो वे पहले ही मर चुके होंगे। बस इसमें ज्यादा समय लगेगा और सेना आने में देरी होगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और स्पिरिट ईगल से नीचे कूद गया। दक्ष के जमीन पर उतरते ही जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। वह संयोग से शहर के प्रवेश द्वार पर उतरा जहां 4 गार्ड आराम से बैठे थे। दोनों हाथों में तलवारें लिए एक आदमी को आसमान से नीचे कूदता देख पहरेदार चौंक गए। वो आदमी दुश्मन जैसा लग रहा था जिससे पहरेदार सतर्क हो गए। मैं जाकर कमांडर को सूचित करूंगा, तुम उसे संभालो, एक गार्ड ने कहा और भागने लगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपने हथियार गिरा दो, अपना मुखौटा हटाओ और हमें अपना पहचान पत्र दो। अन्य गार्डों ने दक्ष को चेतावनी दी और अपने हथियार उसकी ओर तान दिए। 1 मिनट रुको, वो लबादा, ये ड्रैगन स्क्वाड है। सुनाई साम्राज्य ने हमला किया है, उसे मार डालो। एक गार्ड ने दक्ष के लबादे पर प्रतीक को देखा और उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगा। क्या तुमने कहा था कि तुम भाग सकते हो? दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह अपने स्थान से गायब हो गया और उस व्यक्ति के सामने आ गया जो दूसरों को सूचित करने के लिए शहर के अंदर की ओर भाग रहा था। वह आदमी चौंक गया और रुक गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तलवार पहले ही उसकी गर्दन में घुस चुकी थी। जैसे ही दक्ष ने तलवार निकाली, वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। यह उतना ही शांत महसूस होता है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में दिल के अंदर का शैतान हूँ। ठीक है, 1 खत्म, 3 बाकी। अगला कौन है? दक्ष ने गार्ड की ओर चलते हुए बुदबुदाया। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? गार्ड चिल्लाए और उन सभी ने एक साथ दक्ष पर हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते,
दक्ष ने अपनी ज्वलंत बर्फ की तलवार को क्षैतिज रूप से लहराया। प्रकाश की एक चमकदार चाप उसकी झागदार बर्फीली तलवार से निकली और तीनों रक्षकों की ओर बढ़ गई। तीनों रक्षकों ने खुद को बचाने के लिए अपने हथियार नीचे कर लिए, लेकिन उनके हथियार बहुत धीमे थे। इससे पहले कि वे अपने हथियार नीचे कर पाते, प्रकाश की चमकदार चाप उनके शरीर को पार कर गई और उन्हें आधा काट दिया। अच्छा हथियार है, दक्ष ने ज्वलंत बर्फ की तलवार को देखते हुए कहा। तलवार संत के साथ रूप इस पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। काश समय की तलवार भी लंबी दूरी के हमलों का उपयोग करने में उतनी ही अच्छी होती। वो पीछे मुड़ा और राज्य के अंदर कदम रखा तथा चारों शवों को पीछे छोड़ दिया। वहीं रुको, वो पोशाक, तुम ड्रैगन स्क्वाड कमीने, शहर में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दक्ष 4 पहरेदारों को मारकर शहर में दाखिल हुआ ही था कि उसने देखा कि आसमान बादलों से घिरा हुआ है। उसने कुछ दूरी पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उस दिशा में देखने पर उसने एक नीले बालों वाले आदमी को अपनी ओर दौड़ते हुए पाया। उसके पीछे एक छाया थी जो किसी विशालकाय प्राणी जैसी लग रही थी और अपने हाथ में वज्र पकड़े हुए थी। इस शहर में फीनिक्स संगठन का कोई सदस्य है? वो यहाँ क्या कर रहा है? उन्हें दक्षिणी सीमा या रॉयल सिटी में होना चाहिए, दक्ष ने उलझन में देखते हुए कहा। वो उलझन में था कि वह यहाँ क्यों आया है। वह अपनी उड़ान पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने आकाश में एक तेज रोशनी चमकती देखी तथा एक वज्र आकाश से नीचे गिरा। क्या बकवास है। हालांकि दक्ष ने थंडरबोल्ट के उस पर गिरने से पहले ही टेलीपोर्ट कर लिया था, फिर भी उसकी आवाज उसी स्थान पर गूंज रही थी। वो नीले बालों वाले आदमी के पीछे दिखाई दिया और उस आदमी को घायल करने के लिए अपनी ज्वलंत बर्फ की तलवार घुमाई, लेकिन एक और बिजली का बोल्ट आकाश से ठीक उसी जगह गिरा जहां दक्ष खड़ा था, जिससे वो एक बार फिर गायब हो गया। वो हमला पूरा नहीं कर सका। क्या आपको लगता है कि यह मुझ पर काम करेगा? नीले बालों वाला आदमी बुदबुदाया। मैं फीनिक्स संगठन का उपनेता हूँ। ये सब चालें मेरे थंडर जायंट वॉर स्पिरिट के सामने बच्चों का खेल है। अब अपने घुटनों पर गिर जाओ और अपनी मौत को स्वीकार करो। नीले बालों वाला आदमी हंसा और उसने दक्ष को मजाकिया नजर से देखा। उसकी बैंगनी आंखें मुस्कुरा रही थी। एक और बिजली का बोल्ट वहीं गिरा जहां दक्ष खड़ा था। दक्ष को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी कि उसे फिर से टेलीपोर्ट करना पड़ा। फीनिक्स संगठन के रिपोर्ट लीडर, दूसरे सबसे मजबूत। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने मजबूत हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जीत गए हैं, तो आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं, बड़े आदमी, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। डार्क क्लाउड्स तैयार करने के लिए धन्यवाद। इससे मेरे लिए चीजें आसान हो गई, उसने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। तुम्हें बिजली पसंद है? चलो बिजली के साथ खेलें, दक्ष ने कहा और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली जो आसमान की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही उसके होठों से 2 शब्द निकले, उसके होठ थोड़े से खुल गए। थंडर ब्लेड। दक्ष ने अपना हाथ नीचे किया और नीले बालों वाले आदमी पर निशाना साधा। आसमान से बिजली गिरी, लेकिन इस बार लक्ष्य दक्ष नहीं था। बिजली की चमक उसने अपने मार्शल स्किल थंडर ब्लेड का इस्तेमाल करके पैदा की थी। नीले बालों वाले आदमी के चेहरे पर तब अजीब सी मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि बिजली का एक बोल्ट उसकी ओर गिर रहा है। वो जल्दी से एक तरफ कूद गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वो बिजली के बोल्ट से बच गया। दक्ष वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। एक तलवार उसकी ओर तेजी से वार करती हुई आई, लेकिन तलवार के पास पहुंचने से पहले ही एक और बिजली गिरी, लेकिन इस बार वह दक्ष की ओर निशाना साध रही थी, जिससे वो फिर से टेलीपोर्ट हो गया। तुम बहुत तेज हो। जब तुम्हें झटका लगा था, तब भी तुमने अपना ध्यान नहीं खोया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस स्थिति में हो, दक्ष ने नीले बालों वाले आदमी को पूरी गंभीरता से देखते हुए कहा। तुम मुझ जैसे वज्र को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास भी थंडर जायंट वॉर स्पिरिट है? नीले बालों वाले आदमी ने गंभीर स्वर में पूछा। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे पीछे कोई युद्ध आत्मा छाया नहीं दिख रही है। गड़गड़ाहट पर तुम्हारा नियंत्रण मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा एक अलग जगह पर तुरंत प्रकट होने की यह क्षमता, ऐसा लगता है कि यह भी एक युद्ध आत्मा से है।
मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना है। क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने पिछली बार रॉयल ट्यूटर को मारा था? मैं वहां नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कहानियां सुनी है, नीले बालों वाले आदमी ने दक्ष को घूरते हुए कहा। वो बूढ़ा आदमी? हाँ, मैंने उसे कुचल दिया। उस कमीने को मारना वाकई मजेदार था। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने जोर से हंसते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा और हिसाब बराबर कर दूंगा। फिर धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम आज मर जाओगे, नीले बालों वाले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, जबकि उसकी गहरी बैंगनी आंखें दक्ष को देख रही थीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी सी बिजली मुझे मार सकती है, तो तुम इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। नीले बालों वाले आदमी की तरफ देखते ही उसकी आंखों का रंग बदल गया और वो धुंधली सफेद हो गई। वो धीमे कदमों से उस आदमी की ओर चलने लगा। हम देखेंगे, नीले बालों वाले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, जब आसमान से बिजली का एक और बोल्ट गिरा। हालांकि उस एक हमले के बाद वह रुका नहीं। अगर दक्ष टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर दिखाई देता तो वो फिर से हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दक्ष गायब नहीं हुआ। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिससे उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वह आदमी खुद को एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने दक्ष को अपनी जंग लगी काली तलवार फेंकते हुए देखा था। उसने आसमान में हाथ उठाया और नंगे हाथों से बिजली के बोल्ट को रोक दिया। उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? दक्ष ने उस आदमी से पूछा, जबकि वह उसे उपहास भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन वह नहीं रुका। मरना? नीले बालों वाला आदमी गुस्से में दहाड़ने लगा, क्योंकि उसकी वाई स्पिरिट छाया और भी घनी हो गई थी। समय के साथ ये कम भ्रामक लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उसके पीछे एक वज्र दानव उड़ रहा था। एक साथ दो बिजली दक्ष के ऊपर गिरी, लेकिन ये यही नहीं रुकी। तुरंत ही दो और बिजली दक्ष के ऊपर आसमान से गिरी। रोशनी इतनी तेज थी कि वह अंधा कर देने वाली थी। नीले बालों वाला आदमी घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा एक साथ 4 बिजली के बोल्ट बनाने में लगा दी थी। उनका मानना था कि इसके बाद दक्ष के बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस हमले के बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि उसका शरीर सड़ जाएगा। उसे तो ये भी विश्वास नहीं था कि उसे वहां दक्ष का शव मिलेगा। तेज रोशनी गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। नीले बालों वाले आदमी का चेहरा सामान्य हो गया जब उसने देखा कि दक्ष वहां शांति से खड़ा है। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। ये कैसे संभव है? यह असली नहीं हो सकता, यह नकली होना चाहिए। नीले बालों वाला आदमी अपने चेहरे पर एक खाली नजर के साथ बुदबुदाया। आप सही हैं, लेकिन आप बहुत धीमे हैं। उसकी आंखों में एक आवाज गूंजी और उसका सिर लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। जल्द ही उसका शरीर भी लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी दक्ष का भ्रमपूर्ण रूप और मृत्यु से पहले गायब हो जाना। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी आंखें बंद होने से पहले उसकी मृत्यु कैसे हुई, और मृत्यु का अंधकार उसकी आंखों के सामने छा गया। असली दक्ष नीले बालों वाले आदमी की लाश के पीछे खड़ा था और काले बादलों को गायब होते देख रहा था। उसकी धुंधली सफेद आंखें अपने सामान्य रंग में लौट आई। भ्रम पहले की तरह ही प्रबल है। उसे ये भी नहीं पता था कि जिस व्यक्ति पर वह हमला कर रहा था वह वहां मौजूद ही नहीं था। जब उसने अपने हमलों को बर्बाद होते देखा तो उसकी आंखों में जो भाव था उसे देखना मजेदार था। दक्ष के पास आते हुए जुन ने कहा, हाँ, ये सर्वोच्च कानून नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक उच्च श्रेणी का कानून है। यह उन लोगों को धोखा देने और मूर्ख बनाने में वास्तव में उपयोगी है जो वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, और वह वापस मुड़ा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हालांकि उसे सड़क पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। जाहिर है लोगों ने उसे लड़ते हुए देखा था। ड्रैगन स्क्वाड के हमले की सूचना पूरे शहर में फैल गई थी। ड्रैगन स्क्वाड के डर से हर कोई अपने घरों में छिपा हुआ था। अब पूरा शहर खाली लग रहा था। शहर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं नागरिकों के बारे में तो समझ सकता हूँ, लेकिन गार्डों के बारे में क्या?
वे आकर मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? दक्ष ने चारों ओर देखते हुए असमंजस में बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, ये वाकई अजीब है। ऐसा नहीं है कि तुमने फीनिक्स संगठन के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति को मार दिया और उन्हें डरा दिया। वे तुमसे लड़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? वे बेवकूफ होंगे, जून ने व्यंग्यात्मक लहजे में दक्ष को जवाब दिया। अरे, तुम्हें व्यंग्यात्मक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जो भी हो, मैं सभी घरों के अंदर जाकर गार्डों को खोजने में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। मैं बाकी काम सेना पर छोड़ दूंगा। वे पहले ही अपना मनोबल खो चुके हैं। सेना को उनका ख्याल रखने में आसानी होनी चाहिए, उन्होंने आह भरते हुए कहा। उसने अपनी आत्मा को बुलाने वाली बांसुरी लाने और उसे बजाने से पहले शहर के चारों ओर एक आखिरी नजर डाली। एक तीखी आवाज के साथ एक स्पिरिट ईगल उड़ता हुआ आया और दक्ष के सामने उतरा। स्पिरिट ईगल पर कदम रखते ही दक्ष उड़ गया। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष के शहर छोड़ने के कुछ घंटों बाद सुनाई साम्राज्य की सेना शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, लेकिन जब वे यहां आए तो पहली नजर में ही चौंक गए। शहर के प्रवेश द्वार पर 4 रक्षकों की लाशें पड़ी थीं। ज्यादा मत सोचो, हमला करो और शहर पर कब्जा कर लो, जनरल ने गरजते हुए सबको आदेश दिया। सभी लोग शहर के प्रवेश द्वार की ओर भागने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वे उन हैरान गार्डों से मिलेंगे जो हमलों से हैरान होंगे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा। शहर की ज्यादातर सड़कें खाली दिख रही थीं। सड़कों पर मुट्ठी भर गार्ड ही नजर आ रहे थे। बिना ज्यादा सोचे समझे सुनाई साम्राज्य की सेना ने गार्डों पर हमला कर दिया। अल्पविराम। आर्मी जनरल पीछे खड़ा सोच रहा था कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। शहर के प्रवेश द्वार पर लाशें पड़ी थीं और पूरा शहर खाली लग रहा था। यहाँ क्या हुआ, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। जल्द ही उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़े एक सिरविहीन शव पर पड़ी। उसने शव पर पहने कपड़ों को देखा और यह जानकर और भी हैरान हो गया कि ये कपड़े फीनिक्स संगठन के थे। इसका मतलब था कि मृत व्यक्ति फीनिक्स स्क्वाड से था। वो शव के पास गया और चेहरा देखने के लिए उसके सिर को थोड़ा घुमाया। रुको, मुझे ये चेहरा याद है। ये फीनिक्स संगठन का उपनेता है। फीनिक्स संगठन में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को कौन मार सकता है? जैसे ही वो सोच रहा। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। था कि यह कौन हो सकता है। दक्ष का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह दक्ष के शब्दों को याद किए बिना नहीं रह सका जब उसने कहा था कि वह छाया में छिपे शक्तिशाली दुश्मनों से निपट लेगा। क्या यह उस आदमी का काम है? क्या वह सचमुच इतना ताकतवर हो सकता है? क्या वह हमसे आगे निकलकर हमारे लिए चीजें आसान बनाने के लिए ताकतवर दुश्मनों को मार रहा है? वह आदमी बहुत दिखावा करने वाला है, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। जो भी हो, इससे हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यही कारण है कि यह शहर इतना खाली है। जब उसने फीनिक्स संगठन के उपनेता को मार डाला तो उसने यहाँ के लोगों को डरा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि सड़कों पर कोई नहीं है, वे सभी उसके डर से छिपे हुए हैं। जनरल ने आह भरते हुए कहा, अगर कोई मेरी आंखों के सामने ड्रैगन स्क्वाड के नेता को मारने में कामयाब हो गया तो मैं भी भयभीत हो जाऊंगा। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष स्पिरिट ईगल पर बैठकर दूसरे शहर की ओर बढ़ रहा था जो रॉयल सिटी पहुंचने से पहले उसका अंतिम पड़ाव था। जलती हुई बर्फ की तलवार से खून पोंछते हुए उसने उसे वापस म्यान में रख लिया। उसने जंग लगी काली तलवार को भी पोंछा और फिर उसे अपनी गोद में रख लिया और यात्रा में बिताए गए समय का सदुपयोग करने के लिए साधना शुरू कर दी। क्या तुम रॉयल सिटी पर भी अकेले हमला करोगे, जैसा तुमने पिछले शहर में किया था? जून ने दक्ष से पूछा। अपनी साधना रोककर दक्ष ने जून की ओर देखा, जैसे उसे दिखा रहा हो कि साधना के दौरान उसे परेशान किए जाने से वह परेशान हो गया था। हालांकि उसने फिर भी उसे जवाब दिया, ऐसा करने के लिए मुझे बेवकूफ होना पड़ेगा। इससे मेरी पूरी योजना खराब हो जाएगी।
जब तक सेना हमला करना शुरू नहीं करती, मैं रॉयल सिटी को बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा। तभी मेरे लिए शामिल होने का समय होगा। मैं बस अगले शहर पर हमला करूंगा और फिर रुक जाऊंगा, बाकी को सेना के लिए छोड़ दूंगा। उसने अपना सिर हिलाते हुए जून को उत्तर दिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ न करो। मुझे अब भी लगता है कि तुम स्पिरिट वॉरियर्स को कम आंक रहे हो, जून ने दक्ष को चेतावनी दी। मेरी तुलना तियान शेन से मत करो। वह आदमी जो एक आत्मा योद्धा के साथ लड़ाई में जीतता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी जीतूंगा। उसके पास अलग अलग ताकतें और कमजोरियां थीं और मेरे पास अलग अलग ताकतें और कमजोरियां हैं। मेरे पास अलग अलग कानून हैं जो उसके पास कभी नहीं थे। मुझे खुद ही बताओ, अगर उसके पास अंतरिक्ष का कानून होता तो क्या वह उस बार जीत जाता? क्या मैं सही हूं या नहीं? दक्ष ने झुंझलाहट में पूछा। वह जुन ने आगे बोलने से पहले कुछ शब्द नहीं बोले। अगर उसके पास अंतरिक्ष का नियम होता तो वह जीत जाता, लेकिन फिर भी इससे तथ्य नहीं बदलता। दुश्मन को कम आंकना हमेशा एक बुरी बात होती है। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। यह निर्णय मुझे लेने दो, शुन। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। मुझे भरोसा रखने दो। मैं जो भी करना चाहता हूँ वह करूँगा। यह मेरा स्वभाव है। तुम्हें पहले से ही यह समझ लेना चाहिए। दक्ष ने शुन को उत्तर देते हुए आंखें घुमाई। तुम्हारा स्वभाव ठीक है, शैतान का स्वभाव जो किसी की नहीं सुनता। फिर भी भले ही तुम खुद ही फैसला करो, लेकिन फैसला करते समय मेरे शब्दों को ध्यान में रखना। मैं जो करता हूँ और कहता हूँ वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है, जुन ने दक्ष से कहा। चिंता मत करो, शुन। मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे भले के बारे में सोचते हो, लेकिन मुझे खुद पर भी भरोसा है। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, दक्ष ने सूक्ष्म स्वर में जवाब दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना जारी रखी। जुन ने उसे अब और परेशान नहीं किया और बस बैठ गई। उबी हुई सी लग रही थी। उसने आगे की सड़कों पर नजर रखना शुरू कर दिया। तारानकन 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 तारानकन। एक दिन बीतने के बाद दक्ष देसियम शहर पहुंच गया। ये शहर पूरे अक्ष साम्राज्य में शाही शहर के बाद सबसे धनी शहर के रूप में जाना जाता था। राज्य के अधिकांश व्यापारी संघ यहीं स्थित थे। वे यहीं से काम करते थे। इस जगह पर कई नीलामी घर भी थे जो खजानों की नीलामी करते थे। यहाँ तक कि शाही परिवार भी अतीत में कुछ नीलामी में भाग लेने के लिए देसियम आया करता था। अपनी आंखें खोलकर दक्ष ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां एक खूबसूरत शहर दिखाई दे रहा था। वो अपनी भुजाएं फैलाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में समय की तलवार थी। मुझे इस तलवार के लिए एक म्यान की बहुत जरूरत है। इस तलवार को हाथ में लेकर हर जगह चलना बहुत थका देने वाला है, उसने अपनी तलवार को देखते हुए कहा। उसके होठों से एक आह निकली। मुझे अपनी स्टोरेज रिंग की याद आ रही है। मैं घर जाने का इंतजार नहीं कर सकता। शहर के पास पहुंचते ही स्पिरिट ईगल नीचे जाने लगा। दक्ष ने देखा कि गार्ड सतर्क हो गए हैं और वे उसकी ओर देख रहे हैं, जबकि वो अभी भी आसमान में था। मैं राजधानी के जितना करीब पहुंचूंगा, सुरक्षा उतनी ही बेहतर होती जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि तुम लोग मुझे कितना मजा दे सकते हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें तोड़ दूं, उसने कहा और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वह स्पिरिट ईगल से नीचे कूद गया और सीधे गार्ड के सामने उतरा। मुख्य रक्षक ने कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से पहला शब्द निकलने से पहले ही उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने अपना गला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तलवार उसके हाथ से गिर गई। उसने अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़ी, लेकिन ये काफी नहीं था। उसके हाथ खून से लथपथ थे और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था। माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, दक्ष ने चेहरे पर ऊब का भाव लाते हुए कहा और फिर गायब हो गया। बाकी के पहरेदार अभी भी सदमे में थे, क्योंकि उन्होंने अपने नेता को मरते हुए देखा था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। वे दक्ष को अपने सामने खड़ा देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल वह उनके नेता के पीछे आ गया था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, लेकिन उनके नेता की गर्दन आधी कट चुकी थी। शहरों के प्रवेश द्वार पर खड़े सैनिक ज्यादातर साधक थे,
लेकिन जब उनकी तुलना उस दुनिया के साधकों से की गई जहां से दक्ष आया था तो वे थोड़े कमजोर थे। इस दुनिया में खेती के बारे में कम जानकारी थी, यहाँ तक कि इस दुनिया में उनके पास जो सबसे बेहतरीन खेती कौशल था उसे दूसरे दुनिया में निम्न स्तर की खेती कौशल माना जा सकता था। यही कारण है कि इस दुनिया में खेती की गति दूसरे दुनिया के औसत साधकों की तुलना में कई गुना कम थी, जिससे साधक जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो गए, जिससे वे हमेशा निचले स्तर पर रहे। इस संसार में सबसे शक्तिशाली साधक का मूल्य लोगों की नजरों में एक औसत आत्मिक योद्धा से भी कम है। न केवल साधना कौशल बल्कि इस दुनिया में उपलब्ध मार्शल कौशल भी कुछ खास नहीं थे, वे बहुत कमजोर थे। यहाँ साधक ज्यादातर शारीरिक मार्शल कौशल का इस्तेमाल करते थे जो उन्हें मजबूत बना सकते थे और उनके साधना कौशल को बढ़ा सकते थे। यहाँ केवल सबसे मजबूत साधक ही मार्शल कौशल का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसके लिए उनके शरीर से ची को बाहर निकालने की जरूरत होती थी। उन कौशलों को दूसरी दुनिया में सिर्फ निम्न स्तरीय स्पिरिट ग्रेड मार्शल कौशल माना जा सकता था, लेकिन यहाँ इन कौशलों को भी खजाने के रूप में माना जाता था जिन्हें लोगों की नजरों से छिपाकर रखा जाता था। दक्ष इन चीजों के बारे में और अधिक जानकर आश्चर्यचकित था। इससे उसे यहाँ साधकों की स्थिति और बेहतर तरीके से समझ में आ गई। साधकों के सामने उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर साधक उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और फीनिक्स ब्लड रोब की सुरक्षा को पार कर सकते थे। यह एक संत श्रेणी की कलाकृति थी जो कल्टीवेटर को समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करती थी, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय श्रेणी के कल्टीवेटर को भी अपने बचाव को तोड़ने के लिए कई बार हमला करने या जबरदस्त मार्शल कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इन कमजोर कल्टीवेटर के हमले उसके लिए बिल्कुल भी भयावह नहीं थे। जब दक्ष बिना पीछे देखे शहर में दाखिल हुआ तो 5 साधक जमीन पर मृत पड़े थे। हैरानी की बात यह है कि पहली इमारत तक पहुंचने से पहले उसे 5 मिनट और चलना पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने प्रवेश द्वार उस जगह से इतनी दूर बनाया था जहां से शहर वास्तव में शुरू होता है। इस स्थिति में उसे संदेह होने लगा कि क्या कोई उन गार्डों को ढूंढ पाएगा जिन्हें उसने मार डाला था। ये बहुत ही अकुशल सुरक्षा है, वह बुदबुदाया। उन्होंने सारी जिम्मेदारी कुछ सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर डाल दी। अगर कोई हमला भी करता तो उन्हें पता भी नहीं चलता और दुश्मन शहर के अंदर होता। शहर का कोई प्रबंधन नहीं। क्या ये वाकई सबसे अमीर शहर है? खून से सनी तलवार थामे वह शहर के असली प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने खुद को एक भीड़ भरी सड़क पर पाया जो बाजार जैसी लग रही थी। सड़कों पर कुछ गार्ड नजर आए, लेकिन वे दुकानों में सामान की तलाश में व्यस्त नजर आए। हाँ, मैं यहाँ हत्या करने आया हूँ और कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, इससे मैं ऊब रहा हूँ, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। लगता है कि मुझे उन्हें अपना काम करने से पहले कुछ असली खून दिखाना होगा, उसने गार्ड की ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन उसकी नजर किसी और चीज पर थी। उसे एक दुकान दिखाई दी जो म्यान बेच रही थी। उनमें से एक तो उसकी समय की तलवार के आकार का ही प्रतीत हो रहा था। वो उस म्यान को देखने के लिए दुकान की ओर चला गया। यह ऐसी चीज थी जिसकी उसे सचमुच जरूरत थी। जब दक्ष एक गार्ड के पास से गुजरा तो गार्ड ने उसके हाथ में काली तलवार देखी। उसमें से अभी भी खून की बूंदें गिर रही थी। उसने अपने दोस्तों के कंधे थपथपाए और दक्ष की तलवार की ओर इशारा किया। उसने निश्चित रूप से किसी को मारा है, चलो उसे गिरफ्तार करते हैं, वो कोई अपराधी होगा। पहरेदार आपस में बात करने लगे। वे दक्ष की ओर दौड़े और पहले उसे घेर लिया ताकि वह किसी नागरिक को बंधक बनाकर भाग न सके। उन्हें उम्मीद थी कि दक्ष चिंतित दिखेगा, लेकिन जब उन्होंने उसे घेर लिया तो उन्होंने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। तुमने आखिरकार अपना काम करने का फैसला कर ही लिया। तुम गार्ड भी हो या क्या? तुम बहुत धीमे हो, दक्ष ने अपनी नजरें उठाते हुए कहा। उसने पहरेदारों की अनदेखी की और उस दुकान के मालिक की ओर देखा जो खुरपी बेच रहा था। अरे बूढ़े आदमी, मुझे पता है कि तुम युद्ध शुरू होने के बाद भाग जाओगे, लेकिन अगर तुमने भागते समय उस भारी तलवार की म्यान को अपने साथ ले जाने की हिम्मत की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अपना दूसरा कदम उठाने से पहले ही मर जाओगे, उसने बूढ़े आदमी को चेतावनी दी।
बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए डर के मारे सामान से पीछे हट गया। हालांकि दक्ष गार्डों से घिरा हुआ था और उसे उससे डरने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। यहाँ क्या हो रहा है? जब गार्ड दक्ष को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कप्तान यहाँ है, एक गार्ड ने बड़बड़ाया। कप्तान, हमने एक अपराधी को पकड़ लिया है, उसने किसी की हत्या कर दी है। गार्ड ने उस भारी भरकम आदमी से कहा जो गार्डों द्वारा बनाए गए घेरे की ओर आ रहा था। वो भारी भरकम आदमी सोने का कवच पहने हुए था और उसके कंधे पर एक कुल्हाड़ी थी। ओह, किसी ने इस शहर में लोगों को मारने की हिम्मत की है। मुझे देखना है कि यह मूर्ख कौन है, आदमी ने करीब आते ही कहा। आखिरकार उसकी नजर दक्ष पर पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने नकाबपोश व्यक्ति के कपड़े देखे, वो डर के मारे एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। तुम ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य हो, तुम हमारे राज्य में कैसे घुसे? तुमने किसे मारा? उस मोटे आदमी ने पूछा और उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उसे लौंग चांद की ओर इशारा किया। मैंने किसे मारा? दक्ष ने उस आदमी की तरफ देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। वो अपने स्थान से गायब हो गया और उस भारी भरकम आदमी के पीछे आ गया, जो अब अपनी कुल्हाड़ी एक खाली स्थान की ओर तान रहा था। मैंने तुम्हें मार डाला, एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे एक काली तलवार उसके दिल में घुस गई हो। जैसे ही कुल्हाड़ी उसके हाथ से नीचे गिरी, उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। ऊग! तलवार जब उसके शरीर से बाहर खींची गई तो उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, मुझे आपके राजा से भी मिलना है, मुझे उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उन 12 गार्डों को देखा जो अभी भी घेरे में खड़े थे। अब तक जो गार्ड भयंकर दिख रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। नकाबपोश व्यक्ति के ड्रैगन स्क्वाड से होने की जानकारी ही उन्हें डराने के लिए काफी थी। उसे पलक झपकते ही अपने नेता को मारते हुए देखना तो दूर की बात थी। दक्ष की आंखों में देखते हुए उनमें से ज्यादातर के हाथ कांप रहे थे। डर गए? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। चलो, तुम्हारे पास मौका है, भाग जाओ, उसने आदमियों को जाने का इशारा करते हुए कहा। पहरेदारों ने उसके शब्दों के बारे में सोचा और सावधानी से एक कदम पीछे हटकर दक्ष को सावधानी से देखा। वे पीछे मुड़े और भागने लगे, जिससे दक्ष खुश हो गया। उसने सोचा कि गार्ड इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे और शहर की रक्षा के लिए उस पर हमला करेंगे। हैरानी की बात यह है कि शहर उनके लिए उनकी जान से कम मायने रखता था। जो भी हो, लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए दक्ष सामने की दुकान की ओर चला गया और म्यान उठाया, जो उसकी समय की तलवार के लिए उपयुक्त था। बिल नगर के स्वामी या किसी और को भेज दो, उसने दुकान के मालिक से कहा, इससे पहले कि वो ज्वलंत बर्फ की तलवार के साथ क्रॉस में अपनी पीठ पर म्यान रखता और जंग लगी काली तलवार को उसके अंदर डाल देता। अपने मुक्त हाथों को देखकर उसने राहत की सांस ली। स्वतंत्र होना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कहाँ था? कुछ छोटे मोटे पहरेदारों को मारना अपने आप में कोई मजा नहीं होगा, खासकर तब जब वे भाग रहे हो। क्या मुझे बड़ी मछलियों को आकर्षित करने के लिए चारे का इंतजार करना चाहिए? उसने भाग रहे लोगों की ओर देखते हुए बुदबुदाया। मुझे भूख लग रही है और आज मेरे अंतरिक्ष कानून का बमुश्किल ही उपयोग हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक वर्मिलियन खुद यहाँ नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक वर्मिलियन की बात है, तो उसे ड्रैगन स्क्वाड के साथ भिड़ने के लिए दक्षिणी सीमा पर होना चाहिए, उसने बुदबुदाया। अरे बूढ़े आदमी, यहाँ सबसे बढ़िया रेस्तरां कहाँ है? उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा जिसकी दुकान वह थी जहाँ से उसने म्यान खरीदा था। अल्पविराम, सबसे बढ़िया रेस्तरां, थी वह दिशा, पहले बाएं मुड़े, आपको मिल जाएगा। इसमें शियानहू के साथ एक बड़ा बोर्ड होगा। बूढ़े आदमी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दक्ष को जवाब दिया। बूढ़े आदमी की ओर एक सोने का सिक्का फेंकते हुए दक्ष उस दिशा में चला गया जिसके बारे में उसने बात की थी। बूढ़े आदमी ने सोने का सिक्का पकड़ा और दक्ष की तरफ देखा, आश्चर्य से कि आखिर हुआ क्या।
उसे समझ में नहीं आया कि दक्ष ने उसे सोने का सिक्का क्यों दिया जबकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। क्या वह व्यक्ति दुश्मन नहीं था? उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन उसने सोने का सिक्का अपनी जेब में रख लिया क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। रेस्तरां के अंदर चलते हुए दक्ष ने एक सीट ली और ऑर्डर का इंतजार करने लगा। उसके कपड़ों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रेस्तरां के अंदर बैठे लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे। वेटर और रेस्तरां का मालिक भी पीछे के दरवाजे से भाग गए, केवल दक्ष को अंदर छोड़ दिया। आह, कितनी घटिया सेवा है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर रेस्तरां से बाहर निकल गया। उसने रेस्तरां की ओर देखा और कुछ देर तक उसे देखा। अपनी ज्वलंत बर्फ तलवार निकालकर वो तलवार की मुद्रा में आ गया। अगर यह जगह एक भी ग्राहक का ख्याल नहीं रख सकती, तो क्या इसका अस्तित्व रहने लायक है? उन्होंने आह भरते हुए कहा। अपनी तलवार की एक लहर से उसने रेस्तरां की पूरी इमारत को नष्ट कर दिया और फिर वहां से निकल गया। शहर के नेता कहाँ हैं? इतना विनाश हो चुका है, लेकिन वे दिखाई नहीं दे रहे हैं, दक्ष ने शहर से गुजरते हुए बड़बड़ाया। उसे शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति पसंद था और वह था गार्डों का नेता। उसने दूसरे गार्डों को भी भाग जाने दिया ताकि वे अपने नेताओं को सूचित कर सकें। उसे उम्मीद थी कि अब उसे घेर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डरे हुए नागरिकों के अलावा उसने किसी को नहीं देखा। डेनवर के गार्ड नागरिकों से भी ज्यादा डरे हुए थे। उनकी एक झलक भी नहीं दिखी। इस शहर को इस तरह से लूटना बहुत आसान है। दुर्भाग्य से मैं इस दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा। मुझे उनके पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसने अचानक कहा जब उसने दीवार पर एक पोस्टर देखा। शादी की नीलामी। वह तारीख कल नहीं है। अगर नीलामी कल है तो सामान पहले से ही नीलामी हॉल के अंदर होना चाहिए। उन्हें सदी की नीलामी कहना बहुत साहसिक है। मुझे आश्चर्य है कि उनके पास इस शीर्षक को सही ठहराने के लिए क्या खजाने हैं, दक्ष ने पोस्टर पर नजर डालते हुए कहा। उसने पोस्टर पर इमारत देखी और सोचा कि यह नीलामी घर होगा। नीलामी घर की दिशा जानने के लिए वो नजदीक के घर तक गया और दरवाजा तोड़ दिया। उसके आसपास की सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए वो किसी से पूछ नहीं सकता था। उसके पास रास्ता जानने के लिए लोगों के घरों के अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह निकटतम घर के अंदर घुसा, उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला अपने छोटे बच्चे को गले लगाए कांप रही थी। उनके लिए कुछ बुरा महसूस करते हुए उसने बात करना शुरू किया। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मुझे बस डोनेक्सिन नीलामी घर का रास्ता चाहिए। बस मुझे बता दो और मैं चला जाऊंगा, उसने महिला। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, से कहा। महिला अभी भी डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी और पीले चेहरे के साथ उसे जवाब दे रही थी। उसे जाते हुए देखने के बाद ही वह शांत हुई। दक्ष नीलामी घर पर पहुंचा जो शहर के दूसरे प्रवेश द्वार के पास था। नीलामी घर वैसा ही लग रहा था जैसा तस्वीर में था। यह एक लाल रंग की इमारत थी जिसके धातु के दरवाजे थे जिन्हें तोड़कर अंदर जाना मुश्किल लग रहा था। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि गेट लोगों को अंदर आने से रोक सकते हैं? दक्ष ने दरवाजे के करीब आते हुए कहा। वो ताले के छेद से अंदर देखने लगा, फिर गायब हो गया और दरवाजे के दूसरी ओर प्रकट हुआ। अपनी बाहें फैलाते हुए दक्ष ने जम्हाई ली और इमारत के अंदर जाने लगा। वहीं रुक जाओ, तुम कौन हो? डोनेक्सिन नीलामी घर के अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दक्ष ने अंदर सिर्फ 2 कदम ही रखे थे कि उसे अपने आसपास से एक गहरी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज हर तरफ से आ रही थी। इधर उधर देखने पर दक्ष को कोई नहीं मिला। ये पता लगाना मुश्किल था कि आवाज कहां से आ रही थी। यदि तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम छिपना क्यों नहीं छोड़ देती? दक्ष ने शांत स्वर में उत्तर दिया और जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। ऐसा लगता है कि तुम मौत के लिए उत्सुक हो। ऐसा लगता है कि हमारे डोनेक्सिन साम्राज्य की प्रतिष्ठा के बावजूद कुछ चोर खजाने की तलाश में आना कभी बंद नहीं करेंगे। हालांकि मुझे कुछ कीटों की उम्मीद थी। तुम भी पहले नहीं हो।
दालान में एक गहरी आह गूंजी। रहस्यमयी अभिनय करना बंद करो, बूढ़े आदमी। जब मैं ऐसा करना शुरू करूंगा तो तुम रोने लगोगे। बस मुझे बताओ कि सभी खजाने कहाँ रखे हैं और मैं तुम्हें रहने दूंगा, दक्ष ने शांति से कहा। पुरुषों, उसे मार डालो और उसके शरीर को बाहर फेंक दो, गहरी आवाज ने कहा और फिर शांत हो गई। दक्ष के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी जब वह गायब हो गया। वह दालान के दूसरी ओर दिखाई दिया और एक खाली जगह की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने हवा में कुछ पकड़ा। इससे पहले कि वह अपना हाथ जमीन पर गिराता, उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया था जिससे एक आदमी का शव दिखाई देने लगा था। दक्ष अब तक पतली हवा को थामे हुए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी की गर्दन पकड़ रखी थी जो जमीन पर गिरकर दर्द से कराह रहा था। हाँ कैसे? आदमी ने चेहरे पर अविश्वास का भाव लाते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं रहस्यमयी हरकतें करने लगूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, दक्ष ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान आ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक पल में अधेड़ उम्र के आदमी की गर्दन कुचल दी। ये बचकानी छुपने की तरकीबें मेरी दिव्य बुद्धि के सामने बेकार हैं। तुमने इस चाल का इस्तेमाल करने के लिए गलत दुश्मन को चुना है, दक्ष ने बुदबुदाते हुए उस आदमी की गर्दन छोड़ी और खड़ा हो गया। मध्यम आयु का व्यक्ति जमीन पर मृत पड़ा था, जबकि दक्ष उसके शरीर के सामने खड़ा था। सीधे सामने देखते हुए उसने गंभीरता से कहा, क्या तुम खुद ही छाया से बाहर निकलोगे या मुझे तुम्हें ढूंढकर कुचलना होगा, जैसे मैंने अपने पीछे इस आदमी को कुचला है? 10 लोग उसके सामने ऐसे प्रकट हुए जैसे वे हवा से प्रकट हो गए हों। तुम दोनों जो अभी भी छिपे हुए हो, क्या मैं तुम्हें एक विशेष निमंत्रण दूं? दक्ष ने खड़े होकर अपनी बाईं ओर देखा और पूछा। 2 और आदमी अचानक उसके सामने प्रकट हुए। तुम 12 हो, तुम शायद इस जगह से बाहर नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। मैं ड्रैगन स्क्वाड से हूँ। मैंने बाहर के आधे शहर को नष्ट कर दिया है और मैंने शायद तुम्हारे नेता को भी मार दिया है, दक्ष ने अपने पीछे पड़े शव पर नजर डालते हुए कहा। अब तुम्हें एक बात तय करनी है, क्या तुम्हारे लिए खजाने को सुरक्षित रखना अधिक महत्वपूर्ण है या अपने जीवन को बचाना? उसने गहरी आवाज में पूछा। जो लोग सोचते हैं कि सत्ता के प्रति वफादारी उनके लिए अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वे आगे आएं और मुझ पर हमला करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सभी 10 कदम भी आगे बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे वह जगह बताएं जहां इस नीलामी घर में कल नीलाम होने वाले खजाने रखे हुए हैं, उन्होंने आगे कहा और अपनी नजर सभी पर घुमाई। जब मुझे वह मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं, तो मैं चला जाऊंगा। तुम जीवित रहोगे और कई लोगों की जान बच जाएगी। गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। सभी 12 लोग दक्ष से धीरे धीरे दूर चले गए और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। दक्ष शांतिपूर्वक उन लोगों के पीछे चला गया। उसे यकीन नहीं था कि वह इस दुनिया में अपने लिए कुछ भी उपयोगी पा सकेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई। अगर उसे कोई दुर्लभ खेती संसाधन या कुछ भी मिल जाए जो उसकी युद्ध भावना को जगा सके, तो वह काफी होगा। हथियारों के मामले में उसके पास पहले से ही 2 सबसे अच्छे हथियार थे, ज्वलंत बर्फ की तलवार और कुछ और भी खास समय की भगवान ग्रेड तलवार। वह 5 स्वर्ण ग्रेड हथियारों में से एक का गौरवशाली मालिक था जो अभी भी अस्तित्व में थे। जैसे ही वह लोगों के पीछे चल रहा था, उसे अचानक कुछ याद आया। वह समय की तलवार की क्षमता के बारे में सोच रहा था और उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में इस क्षमता की वास्तविक संभावनाओं को नहीं समझ पाया था। अगर वह वास्तव में समय में पीछे जा सकता था, तो उसकी यादों के अनुसार क्या वह अपने पुनर्जन्म से पहले के समय में वापस नहीं जा पाएगा? क्या वह वापस धरती पर नहीं जा सकता? ऐसा लग रहा था कि यह एक संभावना है, लेकिन वह अब वापस नहीं जाना चाहता था। उसे अब ये जीवन उसकी असली जिंदगी जैसा लग रहा था। जहां तक उसकी पुरानी जिंदगी की बात है, तो वो पहले ही खत्म हो चुकी थी। यदि वो समय में पीछे भी चला जाए, तो भी वो केवल 24 घंटे ही जीवित रह पाएगा। उसके बाद उसका पूरा अस्तित्व इतिहास से मिटा दिया जाएगा, जो निश्चित रूप से इसके लायक नहीं है।
जुन सैद्धांतिक रूप से अगर मैं समय की तलवार का उपयोग करके अतीत में वापस चला जाऊं, तो मेरे नष्ट हो जाने के बाद तुम्हारा और अंगूठी का क्या होगा? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उस क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल करने के लिए हैं, इससे पहले कि तुम खत्म होने के बारे में सोचो। कई महत्वपूर्ण जीवन तुम्हारे विकास पर निर्भर करते हैं, जुन ने सख्त लहजे में दक्ष से कहा। कई महत्वपूर्ण जिंदगियां मुझ पर निर्भर हैं। मेरा परिवार तुम्हारा मतलब है। ये सच है। मुझे अभी भी उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय खोजने की जरूरत है। मुझे जल्द ही अपनी आंतरिक दुनिया बनाने में सक्षम होना चाहिए। फिर मैं अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर एक पूरे शहर को स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाऊंगा। वे वहां खुशी से रह सकते हैं। यह एक वास्तविक दुनिया होगी जो मेरे मरने के बाद भी मिट नहीं पाएगी, दक्ष ने एक अस्पष्ट स्वर में कहा। तारांकन 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 आत्मा की दुनिया से बहुत दूर एक अंधेरी कब्र थी। दक्ष का शरीर बंद कब्र के अंदर जमीन पर पड़ा था। उसकी चेतना उसके नए शरीर में आत्मा की दुनिया के अंदर थी, लेकिन उसका असली शरीर अभी भी यही था। प्राचीन अंगूठी अभी भी उसके हाथ में थी, जो हमेशा की तरह शानदार लग रही थी। अंगूठी के अंदर कई रहस्य थे और कई क्षेत्र थे। कई क्षेत्रों में से एक क्षेत्र जानवरों का क्षेत्र था, जहां उसके जानवर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे थे और दुर्लभ जड़ी बूटियां खा रहे थे। इस समय लिटिल स्नो बहुत उत्सुकता से कुछ देख रही थी। दिल खाने वाले कीड़े ने भी उसी दिशा में नजर डाली जिस ओर लिटिल स्नो देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरा जानवर भी देख रहा था, क्योंकि एक दिलचस्प घटना घट रही थी। ओरियन और स्नैक मोनाक के बीच लड़ाई होने वाली थी। हालांकि यह एक दूसरे के कौशल का परीक्षण करने के लिए एक दोस्ताना मुकाबला था, लेकिन यह उनके लिए मनोरंजन का एक रूप बन गया था, क्योंकि उनमें से कोई भी कुछ समय में बीस्ट क्षेत्र से बाहर नहीं गया था। स्नैक मोनाक के सुझाव पर जानवरों ने एक छोटा सा टूर्नामेंट आयोजित किया था। सेमीफाइनल थे, जिसमें ओरियन और स्नैक मोनाक ने क्रमशः जीत हासिल की। अब ये फाइनल होने वाला था, जिसमें दक्ष के शीर्ष जानवर एक दूसरे का सामना करने वाले थे। लिटिल स्नो को छोड़कर हर जानवर ने लड़ाई में हिस्सा लिया था। स्नैक मोनाक ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है, इस बहाने का उपयोग करते हुए कि वह नर नहीं थी। उसने इस घटना के बारे में बात की कि यह केवल पुरुषों के लिए है। यह मुख्य रूप से उससे लड़ने से बचने का बहाना था, क्योंकि वह अभी भी उससे भयभीत था। उसके बारे में बस कुछ ऐसा था जिससे उसके वंश को डर लगता था। उसने अन्य जानवरों के सामने अपनी महिमा दिखाने के लिए इस आयोजन का निर्णय लिया था, और वह लिटिल स्नो से पराजित होकर जितना पाया था उससे अधिक खोना नहीं चाहता था। चलो छोटे पिल्ले, ये पिता तुम्हें पहले हमला करने का मौका दे रहा है। तुम क्यों डर रहे हो? ये राजा जानता है कि जब मैं स्वर्ग में था तब उसने हजारों अमर प्राणियों को मार डाला था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। चिंता मत करो, अपने इस पिता पर हमला करो ताकि मैं तुम्हें जल्दी हरा सकूं और जानवरों का राजा कहला सकूं। सांप सम्राट ने मजाक करते हुए कहा। छोटे फ्लफी, देखो और इस राजा के आकर्षण से आश्चर्यचकित हो जाओ कि मैं कैसे लड़ता हूँ, उसने झुंड से कहा और फिर जोर से हंस पड़ा। ओरियन ने बस सांप सम्राट को अजीब तरह से देखा, जैसे कि वो अभी भी उसके अजीब व्यवहार को समझने में असमर्थ था। अपना सिर हिलाते हुए ओरियन छाया में बदल गया और सांप सम्राट की ओर भाग गया। तारांकन 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 तारांकन। जबकि जानवरों के मुकुट के लिए लड़ाई उसके प्राचीन रिंग में जानवरों के क्षेत्र के अंदर हो रही थी, उसके दूसरे रिंग में भी कुछ और हो रहा था। दक्ष की नकली दुनिया की अंगूठी के अंदर एक नकली दुनिया मौजूद थी। भले ही इसे नकली दुनिया कहा जाता था, लेकिन ये किसी असली दुनिया से कम नहीं थी। बस फर्क इतना था कि यह उसकी अंगूठी के अंदर एक अलग जगह के अंदर थी।
फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। बंजर जगह जहां तेज प्रताप और अन्य लोगों द्वारा बनाया गया एक साधारण घर था, अब एक उचित शहर की तरह लग रहा था। आत्मा परियों ने इसे अपना घर बना लिया था। अब यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, और यह कुछ हद तक भीड़ भाड़ वाला भी लग रहा था, जिससे लोगों को अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। नकली दुनिया में बनाए गए लॉन कबीले के भवन के अंदर जू, मेई, मिनग्यू, जेक्विंग और बाकी सभी लोग एक कमरे के अंदर बैठे थे। इतना समय हो गया है, लेकिन उसने हमें बाहर नहीं बुलाया है। क्या वह ठीक है? तुमने कहा था कि जब उसने तुम्हें यहाँ भेजा था तो वह किसी संघर्ष में लग रहा था। उसने किसी को बाहर नहीं बुलाया। मुझे चिंता हो रही है, मिनग्यू ने कहा, ये सोचते हुए कि दक्ष को क्या हुआ होगा। दक्ष के पिता लॉन्ग जुन ने गंभीरता से खड़े होकर कहा, हम यहाँ बैठकर उसके साथ कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें कार्रवाई करनी होगी। हम क्या कर सकते हैं? तेज प्रताप ने अपने बेटे से पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। क्या ऐसा कुछ था जो वे कर सकते थे? उनके लिए क्या संभव था? वे यहाँ से दक्ष से संपर्क नहीं कर सकते थे। उन्हें यहाँ से जाने के लिए ताकत की जरूरत थी, लेकिन वे भी मजबूत नहीं थे। वो नहीं जानता था कि इंतजार करने के अलावा और कुछ किया जा सकता है या नहीं। एक काम हम कर सकते हैं, आपातकालीन पोर्टल ढूंढना। इन विशेष स्थानों में वास्तविक दुनिया में जाने के लिए एक आपातकालीन पोर्टल भी है। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था। हमें बस उसे ढूंढना है, महेंद्र प्रताप ने दृढ़ निश्चय भरी आंखों से सभी से कहा। कैसे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये दुनिया वास्तविक दुनिया जितनी ही बड़ी है। यहाँ समुद्र, नदियाँ, जंगल और सब कुछ है। हालांकि हमारे अलावा कोई अन्य जीवन रूप नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हमारे लिए इस विशाल दुनिया में एक भी पोर्टल ढूंढ पाना संभव है? तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से पूछा। मुझे नहीं पता कि हम उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे लिए ऐसा करना संभव है या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, हमें उसे ढूंढना होगा। हमें उसके लिए किसी भी कीमत पर ऐसा करना होगा। उसकी जान को खतरा हो सकता है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, बुरी चीजों के होने का इंतजार करते हुए। हमें पोर्टल ढूंढना होगा। भले ही वह सुरक्षित हो, फिर भी हमें भविष्य में आपात स्थिति के लिए उसे ढूंढना होगा, महेंद्र प्रताप ने कहा। मैं सहमत हूँ, मिनग्यू ने खड़े होकर कहा। मैं भी सहमत हूँ। हमें ये पता लगाने का कोई तरीका ढूंढना होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और मदद करनी होगी, जेक्विन ने भी दृढ़ता से कहा। हम भी मदद करना चाहते हैं, जू और मेई ने भी कहा। एक के बाद एक सभी ने इस विचार के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की। जल्द ही यह तय हो गया कि सभी लोग ऐसा करेंगे। वे पोर्टल की तलाश में दूर दूर तक जाएंगे, और जब कोई व्यक्ति पोर्टल खोज लेगा तो वे दूसरों को इसकी जानकारी देंगे। न केवल लॉन्ग कबीले के सदस्य और दक्ष की महिलाएं, बल्कि आत्मा परियां भी इस प्रयास में मदद करने के लिए सहमत हो गईं। कुछ ही समय में यह निर्णय लिया गया कि यहाँ के सभी लोग आपातकालीन पोर्टल की तलाश में जाएंगे। तारानकन, 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 तारानकन। पशु क्षेत्र में ओरान और सर्प सम्राट के बीच लड़ाई चल रही थी। हालांकि स्नैक मोनाक अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके समय रहते ओरियन को रोक सकता था, लेकिन ओरियन उसे कोई मौका नहीं दे रहा था। ओरियन इतना तेज था कि स्नैक मोनाक को भी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए उस पर नजर बनाए रखने में काफी मुश्किल हो रही थी। हाँ, लगता है तुम्हारी क्षमताएं बुरी नहीं हैं, नन्हे पपी। इस जगह की जड़ी बूटियों ने तुम्हारे विकास में बहुत मदद की होगी। तुम अभी भी अपने पिता के खिलाफ जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो, छोटे पपी, सांप सम्राट ने मजाक में कहा, क्योंकि वह छोटा होने लगा था ताकि वह तेजी से आगे बढ़ सके। लेकिन तभी ओरियन के मुंह से एक छाया की गेंद निकली और सांप सम्राट की ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह बच पाता, सांप सम्राट को शैडो की गेंद ने मारा। चूंकि वह आकार में छोटा हो गया था,
इसलिए ये झटका बहुत ज्यादा भयानक साबित हुआ क्योंकि वह पीछे की ओर उछला और एक पेड़ से टकरा गया। ये चोट लगी। स्नेक मोनाक ने फिर से उड़ना शुरू करते हुए कहा। इसकी त्वचा में रक्षात्मक गुण भी थे, जिसने उसे अधिकांश प्रभावों से बचाया। इससे उन्हें गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन उन्हें दर्द जरूर महसूस हुआ। तारानकन 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 जैसे ही जानवर क्षेत्र में लड़ाई उग्र हो गई, दक्ष को नीलामी घर के अंदर एक कमरे में लाया गया। वहां और भी अधिक गार्ड थे, लेकिन दक्ष का नेतृत्व कर रहे 12 गार्डों ने गार्डों को स्थिति के बारे में सूचित किया। कमरे का दरवाजा खुला था। सारे खजाने अंदर है, तुम अंदर जा सकते हो और जो चाहो देख सकते हो, गार्डों ने दक्ष से कहा और वे एक तरफ हट गए, जिससे उसे कमरे में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए दक्ष अंदर चला गया। वह सीधे खजाने की ओर बढ़ गया। बाहर खड़े गार्डों को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। उसे लगभग यकीन था कि गार्ड क्या करने जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उनकी प्रतिक्रिया देखने का फैसला किया। जैसे ही दक्ष कमरे में दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे बंद थे। खजाने के साथ अंदर रहो और हमारे नेताओं के यहाँ आने का इंतजार करो। जब दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। पहरेदार बाहर हंसे जैसे कि वे दक्ष का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे खजाने वाले कमरे में फंसा दिया था। ये बेवकूफ है, जैसा मैंने सोचा था। जो भी हो, उनके चेहरे पर जो भाव है, वे इसके लायक होंगे, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। उसे गायब होने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। कुछ मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो खजाना कक्ष एक बार फिर खाली हो गया। दक्ष सामने के दरवाजे से खजाने के कमरे में चला गया। उसके हाथ में ज्वलंत बर्फ की तलवार थी, जो खून से लथपथ थी। उसकी तलवार से खून की छोटी छोटी बूंदें टपककर जमीन पर गिर रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था, मानो वो जो कुछ भी कर रहा था वो उसके लिए सामान्य था। तलवार को पोंछते हुए उसने उसे वापस म्यान में रख लिया और फिर वो उन खजानों को खंगालने लगा जो नीलाम होने वाले थे। मुझे उनमें से किसी एक को जीवित छोड़ देना चाहिए था, ताकि वो मुझे बता सके कि इनमें से अधिकतर चीजें क्या है। उसने बुदबुदाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो इनमें से अधिकतर चीजों को नहीं पहचानता। ये यहाँ कैसे है? जून ने अचानक कहा जब वो दक्ष के पास आए। यहाँ क्या है? मुझे मत बताओ कि यहाँ एक लॉ ऑब है, दक्ष ने उत्साह से पूछा। यह कोई लॉ ऑब नहीं है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा है। क्या तुमने वो सड़ा हुआ सेब देखा है? जून ने दक्ष से पूछा। हाँ, मैं सोच रहा था कि यह यहाँ क्या कर रहा है। क्या ये चीज खास है? दक्ष ने पूछा और उसने एक सेब उठाया जो पूरी तरह से सड़ा हुआ लग रहा था। हाँ, ये दुर्लभ सफलता वाला फल है, QE बढ़ाने वाला फल। इसे खाने के बाद यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आपको QE मिलेगा जो आपको सफलता पाने में मदद करेगा। इसे ले लो। जब आप सुरक्षित हो तो आप इसे रास्ते में खा सकते हैं। इसके अंदर की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि आप मेजर रियल्म ब्रेकथ्रू से भी ज्यादा हासिल कर सके। इसे खाने के बाद आप एक स्काई रियल्म कल्टीवेटर बन जाएंगे, जुन ने दक्ष से कहा। क्या बकवास है? क्या यह मुझे लगभग उसी स्तर पर ला सकता है जो मैं वास्तविक दुनिया में था? अगर यह इतना दुर्लभ है तो मुझे इसे बचाकर रखना चाहिए और वास्तविक दुनिया में वापस जाने पर इसका उपयोग करना चाहिए। दक्ष ने सड़े हुए सेब को देखते हुए कहा, जैसे वो किसी खजाने को देख रहा हो। लेकिन ये सड़ा हुआ है, क्या इसका असर अब भी वैसा ही होगा? दक्ष ने जुन से पूछा, ये सोचकर कि क्या फल अभी भी ठीक है। इसकी हालत वाकई खराब लग रही थी। दक्ष ने जुन से पूछा। ये सड़ा हुआ नहीं है, ये चीजें ऐसी ही दिखनी चाहिए। चिंता मत करो, इसका सेवन करना पूरी तरह से सुरक्षित है और इसकी दक्षता भी अच्छी होनी चाहिए, जुन ने दक्ष को जानकारी दी। फल को देखते ही दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह वास्तविक दुनिया में एक आकाशीय क्षेत्र साधक था, इसलिए उसे सफलता प्राप्त करने के लिए अब की तुलना में बहुत अधिक QE की आवश्यकता थी। इसलिए ये फल उसे वास्तविक दुनिया में एक बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता था।
फिर भी यह एक खजाना था जो उसे वास्तविक दुनिया में एक शीर्ष आकाशीय क्षेत्र साधक बना सकता था जहां तक वह समझ सकता था। कसुन ने अपनी बात जारी रखते हुए उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। ये फल तुम्हारी दुनिया में नहीं लाया जा सकता। अगर यह वहां है तो यह नष्ट हो जाएगा। ये केवल उस दुनिया के वातावरण में ही रह सकता है जहां यह उगा था। अगर तुम इसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाओगे तो इससे पहले कि तुम इसे अपने होठों से छू सको, यह अपनी सारी क्यूई खो देगा। जुन ने दक्ष को सूचित किया, जिससे उसकी उम्मीदें टूट गईं। लेकिन उसने आगे कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ अगर आप इसे वास्तविक दुनिया में उपयोग नहीं कर सकते? आप इसे यहाँ उपयोग कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जितना हो सके उतना मजबूत बने ताकि परीक्षण को तेजी से पूरा कर सके? निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जून ने कहा जब उसने दक्ष को निराश देखा। एक गहरी सांस लेने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया। यह सही है। आगे जो होने वाला है उसके लिए मुझे ताकत की जरूरत है। वर्मिलियन मजबूत होने जा रहा है और मुझे पूरे ड्रैगन स्क्वाड का भी सामना करना होगा। मैं एक तरह से 2 राज्यों का सामना करूंगा। मुझे ताकत की जरूरत है। उसने बुदबुदाया और आशावादी रूप से सोचना शुरू कर दिया। यह अच्छी बात है कि तुम्हें इसके बारे में पता था। यह एक अविश्वसनीय साधना संसाधन है। मैं इसे देखने के बाद कभी नहीं पहचान पाता। क्या तुम्हें कोई और चीज पता है जो मददगार हो सकती है? उसने जुन से पूछा। मैं और कुछ नहीं पहचानता, लेकिन वे सभी महत्वपूर्ण मूल्य की चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इन चीजों की आवश्यकता है। परीक्षण को समाप्त करने के लिए आपको राजा बनना होगा, और एक बार जब आप राजा बन जाते हैं तो क्या आपको वास्तव में खजाने की कमी होगी? इस दुनिया में एकमात्र चीज जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है वह है लॉर्ब, लेकिन इसका स्थान अभी भी अज्ञात है। शायद हम इसे अगले सेकंड में पा लेंगे या हम इसे कभी नहीं पा सकेंगे। जो भी हो, ये चीज वास्तव में दिलचस्प है, जुन ने दक्ष को जवाब दिया। सच है, हथियार और बाकी सब बेकार है। जहां तक रक्षा की बात है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी सेंट ग्रेट फीनिक्स ब्लड रोब की तुलना कर सकता है। हालांकि मुझे अभी भी अपनी युद्ध भावना को जगाने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ एक खजाना उपयोगी हो सकता है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मुझे मदद चाहिए। मैं देखूंगा कि इस जगह पर कोई जीवित है या नहीं, दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वो नीलामी हॉल में ये देखने गया कि क्या कोई ऊपरी मंजिलों पर रह गया है, और उसे लोग मिल गए। वास्तव में उसे बहुत सारे लोग मिले। हालांकि यहाँ कोई गार्ड नहीं है। जाहिर है सभी गार्डों को उसने मार डाला था। जहाँ तक लोगों की बात है, वे यहाँ छिपे हुए थे। तुम में से कौन यहाँ के खजानों के बारे में सबसे अधिक जानता है? जवाब दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे, दक्ष ने लोगों को डराने के प्रयास में गरजते हुए कहा। सभी लोग एक स्वर में पीछे बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। उस आदमी को गर्दन से पकड़कर दक्ष उसे खजाने के हॉल में ले आया। मुझे यहाँ के हर व्यक्ति के बारे में बताओ और यह क्या कर सकता है, दक्ष ने सख्त लहजे में आदेश दिया और उस आदमी को खजाने के सामने जमीन पर पटक दिया। हाँ, वो आदमी धीरे से खड़ा हुआ और भयभीत नजर से दक्ष की बात पर सहमति जताए। ये गोलियत रिंग है। अगर आप कल्टीवेटर हैं तो यह आपके सामने आधी क्यूई की कीमत पर एक अवरोध बना सकता है। अगर आप कल्टीवेटर नहीं हैं, तो आपको इसे सक्रिय करने के लिए क्यूई क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। आदमी ने पहली वस्तु उठाई जो एक अंगूठी थी। उसने अंगूठी के बारे में बात करना शुरू किया और बताया कि यहाँ एक व्यक्ति क्यूई क्रिस्टल कहाँ पा सकता है जिससे अंगूठी को शक्ति मिल सके। सरल बचाव के लिए बहुत अधिक क्यूई खपत। इसके अलावा यह एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है। ये बेकार है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बूढ़ा आदमी दूसरी वस्तु की ओर बढ़ा जो तलवार थी। हथियारों को छोड़ो, मुझे उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सभी कलाकृतियों को